हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश। और आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो पैनोरमा इंग्लिश है उसका दूसरा पोएम सेक्शन से दूसरा पोएम में लेकर आ गया हूँ। उसके पहले हम लोगों ने पहला पोएम जो देखा था गॉड मेड द कंट्री बाय विलियम कॉपर के द्वारा, ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मेरे चैनल पर पड़ा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा पोएम का जिसका हेडिंग है ओड ऑन सॉलिट्यूड उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। तो ये देखिए हेडिंग है आपका ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो आपका ओड मतलब आपका होता है संबोधित गीत, और मतलब पर, सॉलिट्यूड मतलब एकांत। अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखा जाए तो हो जाएगा आपका एकांत पर स्तोत्रम, ठीक है, या स्तोत्र, या ऐसे कहिए कि एकांत में गीत, संबोधित गीत, ये इसका मीनिंग हुआ है। सॉलिट्यूड मतलब एकांत और ओड मतलब संबोधित गीत या स्तोत्र भी होता है, ठीक है। तो एकांत के गीत या एकांत में गीत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप। तो पहले राइटर को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोएम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा आपके सामने राइटर साहब, ये रहे, तो देख लीजिए, हम लोग इनको देखते हैं। आपका लिखा गया है यहाँ पर कि अलेक्जेंडर पोप आपका 1688 मतलब 1688 और 1744 1744 ये डेट ऑफ डेथ है और डेट ऑफ इनका डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट, बहुत ही अच्छे ये सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार, जो व्यंग लिखते हैं उनको व्यंग्यकार कहते हैं। ऑफ अर्ली 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी क्यों कह रहा है कि मतलब शुरुआती 18वीं शताब्दी के यह कवि हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 आपका 44 दिया गया है, तो मतलब कि आपका आधा से पहले ही है, इसलिए अर्ली लिखा गया, अर्ली 18th सेंचुरी। ऐसे 18th सेंचुरी के यह पोएट हैं। ही वॉज ऑल्सो एक क्रिटिक, यह बहुत अच्छे एक आलोचक भी रहे हैं। क्रिटिक मतलब आलोचक, जो लोग क्रिटिसिज्म लिखते हैं उनको हम लोग क्रिटिक कहते हैं, आलोचना लिखने वाले लोग को आलोचक कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे आलोचक भी थे। बट ही इज रिमेंबर चीफली एज सटायरिस्ट, लेकिन इनकी जो पहचान हुई वह सबसे ज़्यादा अधिक जो है वह सटायरिस्ट के रूप में इनकी पहचान हुई, व्यंग्यकार के रूप में पहचान हुई। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, और यह क्वालिटी मतलब इनकी सटायरिस्ट वाली जो क्वालिटी है, ठीक है, जो गुण है, जो लगन है, मतलब कि ठीक है, ऑफ हिज पोएट्री, पोएट्री में एक्सप्रेसिंग किस किस इनके वर्क में देखा गया है, कौन सा गुण सटायरिस्ट वाला, तो वो देखा गया है द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, उसके बाद द इफिस्टिस, ये इनके वर्क है जिसमें ये सटायरिस्ट मतलब भरपूर सटायर का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया दिस वेन मतलब यह इनका गुण सटायरिस्ट वाला जो है यह 2-3 वर्क में इनका दिखता है और दिखा है। आगे टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क आर, इनके 2 महत्वपूर्ण और वर्क है जो बहुत ही आगे फाइन मतलब कि जो इंग्लिश से पढ़ते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरा है एसे ऑन मैन। तो ये कुल मिला कितना वर्क इनका दे दिया इसमें, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वर्क दे दिया। इसको भी आपको एक बार एक नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि दे देता है 3 इसमें से और 1 नहीं देता और पूछता है कि इसमें से कौन इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं आपका वो ओड है, ठीक है। तो ओड का मीनिंग हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। ओड जो है बहुत सारा, कविता तो हम लोग कॉमन सबको कहते हैं, लेकिन कविता जो है उसमें तरह तरह के टाइप है, अलग अलग के टाइप है, ठीक है। तो ओड क्या होता है उसको समझ लेते हैं, इसमें दिया गया है। तो ओड इज ए पोएम, या ओड जो है एक पोएम है जो एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को संबोधित करते हुए जिस कविता को लिखा जाता है उसको हम लोग ओड कहते हैं। अब वर्ड आया कहाँ से, द ग्रीक वर्ड, ये ओड जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक देश से आया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में मैक्सिमम वर्ड जो है वो किसी न किसी देश से उधार ही लिया गया है। तो दिस ग्रीक वर्ड ओड मीन्स, अब इस ग्रीक में इसका क्या मतलब हुआ इस वर्ड का, तो ये कोरिक संग, कोरिक संग का मतलब होता है सामूहिक गीत, ठीक है, जो ग्रुप में गाया जाता है एक साथ, और जनरली ए कंपनी बाय डांस, और खासकर उस ग्रुप में जो है वो डांस के द्वारा भी मतलब लोग नाचते हुए गाते हैं, शरीर को हिलाते हुए गाते हैं, उसी गीत को हम लोग ग्रीक में ओड कहते हैं, ठीक है। द
term is presently used to refer to a long meditative lyric poem। अब यह टर्म जो है ओड वाला मीनिंग जो है हमारे यहाँ या कभी इंग्लिश में जो प्रयोग किया जाता है वह किसको रेफर करके प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका हो गया लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोएम में। मेडिटेटिव मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण गौरवान्वित करने वाले लिरिक पोएम में जो है इसका के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डेट इन डिग्निफाइड मैनर, जो बहुत ही आपका जो है ये डिग्निफाइड मैनर में मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से सुसंस्कृत ढंग से जो है वो मैनर में ये संबोधित किया जाता है और संबोधित करता है। ए नोबल सब्जेक्ट, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे विषय के रूप में। और मेडिटेटिव का मतलब यहाँ देख लीजिएगा मैंने लिख दिया, ऐसे इसका मतलब चिंताशील होता है, ठीक है, चिंतनशील। इन द प्रेजेंट पोएम, अब वर्तमान पोएम, ठीक है, क्योंकि है तो पोएम का ही टाइप ही, अलग बात है कि ओड है लेकिन है तो पोएम है। द पोएम ओड ऑन सोलिट्यूड, यह ओड ऑन सोलिट्यूड जो पोएम है, द पोएट ड्रॉ ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन। हमने ओड का डिफिनेशन यहाँ पर क्या पढ़ा कि एक ऐसा पोएम है जो किसी पर्सन या किसी वस्तु को जो है संबोधित करते हुए लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि यह भी ओड है, तो इसमें भी किसी ने व्यक्ति या वस्तु का संबोधित किया होगा। तो देखिए इसमें किसको संबोधित किया है, द पोएट ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन। तो इसमें किसको संबोधित किए हैं वो, तो एक हैप्पी मैन को संबोधित करते हुए, इंडिकेट करते हुए लेखक साहब जो अलेक्जेंडर पोप साहब हैं वह इसमें एक खुशहाल व्यक्ति का क्या लाइफ होता है उस इसको इस पोएम में उन्होंने कविता में वर्णन किया है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग पोएम को। तो ये रहा आपके सामने पोएम, हम लोग चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, कि ये इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो आप बाद में देख लीजिएगा, मैं सिर्फ पोएम पर डायरेक्ट आता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि हैप्पी मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पेटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। देखिए बहुत अच्छा राइमिंग भी इसमें दिया है आपका, केयर, एयर, बाउंड, ग्राउंड, ठीक है। चलिए मीनिंग समझते हैं। एक खुशहाल व्यक्ति कौन है जिसकी इच्छाएं और जो चिंताएं, ठीक है, मतलब कि पूर्ण हो, जिसके पास हो ये फ्यू पेटर्नल लेकर कुछ पैतृक संपत्ति, और एकड़ मतलब जमीन, बाउंडेड सीमित कुछ उसके पास पैतृक चीज़ें हो। कहने का मतलब ये है कि खुशहाल व्यक्ति कौन है, जिसके पास कुछ बाप दादा का संपत्ति है, जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसका जीवन आसानी से बीतेगा, वही बात कह रहा है। और वो व्यक्ति क्या करता है, तो कंटेंट टू ब्रीथ, बहुत ही आरामदायक सांस लेता है उस स्थिति में, एंड हिज नेटिव एयर, प्राकृतिक वातावरण का बिल्कुल मतलब कि नो टेंशन वाला हवा में वो सांस लेता है, इन हिज ऑन ग्राउंड, और उस अपनी ज़मीन पर, अपने पैतृक जो उसका ज़मीन है उस पर मतलब कि आराम से वो रहता है। जैसे किसी के अगर पास ज़मीन है तो घर बनाने का उसको टेंशन ही नहीं है, कहीं भी कभी भी बना सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है खरीद कर बनाना है, कितना डिफ़िकल्ट है आप समझ सकते हैं। अगला पैराग्राफ, हुज हर्ड विथ मिल्क। अब खुशहाल व्यक्ति कौन है, तो जिसके जानवरों से, हर्ड मतलब केटल, मवेशी, ठीक है, जिसके जानवरों से उसे दूध मिलते हो। हुज फील्ड विथ ब्रेड, जिसके खेतों से उसे रोटी मिलते हो, मतलब भोजन मिलते हो, फील्ड मतलब खेत और ब्रेड मतलब रोटी। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ एटायर, मतलब कि जिसके फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड, सप्लाई हिम उसे देता हो, उसे प्रदान करता हो, एटायर मतलब कपड़ा, ऊनी कपड़ा ऐसे, लेकिन एटायर मतलब वस्त्र, मतलब जिसके अपने जानवर से वस्त्र मिल जाते हैं। हुज ट्रीज इन समर एल्ड, जिसके पेड़ जो है गर्मियों में एल्ड हिम शेड, उसे छाया प्रदान करते हो, ठीक है। एन इन विंटर, और फायर इन विंटर, और जिसके पेड़ जो हो ठंडी में आपका क्या प्रदान करते हो, उसको आग प्रदान करते हो, ठीक है। तो ये आपका है मीनिंग। कहने का मतलब कि इसमें अब सिर्फ एक ही बात की बात नहीं कहा गया है, जिसके पास जो चीज़ें हैं पैतृक संपत्ति है उसके लिए उसको फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर लकड़ी का बिजनेस है तो उसको लकड़ी का टेंशन नहीं है, उसका किराना दुकान है तो उसको किसी राशन का टेंशन नहीं है, उसके पास अगर गाड़ी की दुकान है तो गाड़ी का टेंशन नहीं है। यही बात इसमें बताया गया, समझाया गया किसी क्या है, वो कौन कौन व्यक्ति खुशहाल है और हैप्पी है, इन चीज़ों का उसको टेंशन नहीं है, ये बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं आपका कि इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। ये है अगला पैराग्राफ आपका, कह रहे हैं कि ब्लेस्ड हु कैन ओन कंसर्नेडली फाइन आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ बॉडी पीस ऑफ माइंड क्वाइट बाय द डे। इसका मतलब हो गया है कि ब्लेस्ड वह व्यक्ति, धन्य व्यक्ति वो है,
ठीक है। हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड, जो बिल्कुल चिंता मुक्त है, टेंशन उसको नहीं रहता है इन चीज, जो जिसके पास जो अपनी चीज़ें है, पैतृक कुछ चीज़ें है, उसको टेंशन नहीं रहता है। उसके आवर डेज एंड ईयर, जिसके घंटे दिन और आपका जो है साल, यानी कि कुल मिलाकर मतलब है कि उसके समय जो है स्लाइड सॉफ्ट है, बहुत आराम से उसके दिन बीतते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, और उस शरीर में पीस ऑफ माइंड, माइंड बहुत शांत रहता है, वैसा दिमाग बिल्कुल शांतित रहता है। क्वाइट बाय द डे, और बिल्कुल उसका दिन जो है वह शांत ढंग से, इत्मीनान ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से उसका जीवन जो है, दिन जो है वो व्यतीत होता है, उसका जीवन कटता है। ठीक है, ये पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया है। ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपका है, देखिए लिखा गया है, और ऐसे व्यक्ति, दिन की बात हो गई, क्वाइट बाय द डे, दिन उसका शांत एकदम अवसर, साउंड स्लीप बाय नाइट, और वह क्या होता है, गहरी नींद में रात में सोता है। स्टडी एंड ईज, मतलब उसका स्टडी का मतलब मनन भी करना होता है, चिंतन करना भी होता है। चिंतन एंड ईज, उसके आराम, इतना आरामदायक, एंड टुगेदर मिक्स, ये सभी चीज़ें मतलब बिल्कुल सभी सुविधाएं अगर हो आपके पास, सब कुछ ठीक हो, तो ये सभी एक साथ मिल जाए तो स्वीट रिक्रिएशन, बहुत ही आनंददायक चीज़ हो जाता है उसके लिए। मतलब जिसको अब टेंशन ही नहीं किसी चीज़ का, वह ध्यान करे, मगन करे, आपका जो है मनन करे, या ईश्वर को याद करे, एक्सरसाइज करे, कितना आराम से उसका जीवन करता हो, कितना मनोरंजन ढंग से करता है, मनोरंजनपूर्ण ढंग से। एंड इनोसेंस, इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और ऐसा मासूमियत विच मस्ट डज प्लीज, जो उसको खुश करता हो विथ मेडिटेशन, मेडिटेशन के साथ, चिंतन के साथ। ठीक है, मेडिटेशन वही एक्सरसाइज वाला मेडिटेशन। तो ऐसा व्यक्ति जो है, एक हैप्पी मैन का जो है वह लाइफ ऐसा होता है, उसका जीवन ऐसा बीतता है, वह रात में ऐसे सोता है, वो दिन में ऐसे रहता है, उसका हार्ट ऐसा रहता है, उसके दिन ऐसे बीतते हैं। ठीक है, एक हैप्पी मैन का। अब लास्ट पैराग्राफ जो है वो लेखक अपने बारे में कर इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके और अपने मतलब व्यक्तिगत बातों को वह यहाँ रखे हैं। और यह लास्ट वाला जो स्टेंजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ठीक से समझिएगा। तब लेखक क्या कहते हैं, 10 इस प्रकार, लेट मी लिव अनसीन एंड अननोन, इसलिए तुम मुझे अनजाना, अनदेखा और अनजाना ढंग से जीने दो। लिव मतलब जीने दो, अनसीन एंड अननोन 10, और इस प्रकार अनलिमिटेड लेट मी डाई, और बिना विलाप किए हुए मरने दो। ठीक है, एंड स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, इस दुनिया से छुपाकर, चुराकर, एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, और वहाँ पर एक पत्थर भी न रखो जहाँ पर मतलब कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ सोया हूँ। इस लाइन का पूरा मतलब ये हो गया कि लेखक जीना चाहते हैं अनसीन एंड अननोन, और मरना चाहते हैं कि अनलिमिटेड, बिना विलाप के, मतलब कोई रोए नहीं मेरे मरने पर, और स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, और दुनिया से छुपा कर बिल्कुल ऐसे जगह मुझे दफनाएं, और दफनाएं तो वहाँ एक पत्थर भी न रखे, एक स्टोन भी न रखे, जिससे पता चले कि मेरी समाधि, मेरी कब्र जो है, मुझे यहाँ दफनाया गया, मुझे रखा गया है। कहने का कुल मिलाकर यह मतलब है कि लेखक जो है वह ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोरगुल करके मैं क्या हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने फैलाना, मैंने डिमका, ये सब कर दिया, ये सब कुछ नहीं, कुछ भी उन्होंने कर दिया, कितना हूँ प्रसिद्ध हो गए, लेकिन चाहते हैं कि बिल्कुल साइलेंट मोड में मैं रहूँ। ठीक है, कोई दिखावाला, कोई मतलब कि मैंने ये किया, मैंने वो किया वाली बात नहीं। यह इस लास्ट पंक्ति में आपका स्टेंजा में जो है पोएट अलेक्जेंडर पोप साहब जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर इस अगले वीडियो में इस लेसन का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।